तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं बच्चों वो है एक्चुअली वॉइस, है ना। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमें समझना होता है कि वॉइस का मतलब होता क्या है ना। तो वॉइस को अगर देखा जाए, अगर हम इसे प्योरली अगर समझे तो हिंदी में हम इसे वाच्य के नाम से जानते हैं, है ना। लेकिन वाच्य थोड़ा सा क्रिटिकल हिंदी में आ जाता है। इसे हम साधारण भाषा में समझते हैं तो इसे कहा जाता है आवाज। बच्चों इसे क्या कहते हैं? आवाज कहते हैं, वॉइस। और जो आवाज होती है, आवाज देने का जो तरीका होता है इंग्लिश में दो तरह से होता है। जैसे हम कुछ आवाज है ना कर्ता मतलब सब्जेक्ट को रखकर बात करते हैं। जैसे ऐसे समझिए, राम क्रिकेट खेलता है, तो मैंने एक आवाज दी, एक साइंटिस्ट बोला है, लेकिन इसमें सबसे पहले मैंने किसको रखा है? राम को रखा है। राम क्रिकेट खेलता है तो मैंने एक आवाज दी। इसी तरह क्रिकेट खेला जाता है राम के द्वारा, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो अगर आप समझें तो ये आवाज ही मैंने दी है, लेकिन आवाज देने के तरीके में फर्क रहा। जब मैंने राम बोला तो वो कौन सा सेंटेंस था, और जब मैंने बोला कि क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर था। ये सब चीजें किसमें शामिल होती हैं? ये सब चीजें वॉइस में ही आती हैं। तो वॉइस को हम क्या बोलते हैं? वाच्य, और इसे हिंदी में आवाज कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि वॉइस क्या है। तो बोला गया कि वॉइस जो है, वॉइस इज अ प्रोसेस ऑफ सेंटेंस मेकिंग। वॉइस जो है बच्चों वो क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ सेंटेंस मेकिंग। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, है ना। सेंटेंस बनाने का जो तरीका है कि वॉइस इज अ प्रोसेस ऑफ सेंटेंस मेकिंग। तो जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एक होता है कौन सा बच्चों? एक होता है एक्टिव, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है पैसिव। तो जैसे मैंने कहा कि वॉइस जो है वो एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया है। वाक्य दो प्रकार के बनाए जाते हैं, दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक होता है जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? पैसिव वॉइस होता है। अब हमें यह समझना है कि भाई एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो सबसे पहले ना एक्टिव को समझते हैं। एक्टिव वॉइस अगर हम ये समझें, एक्टिव वॉइस में क्या होता है बच्चों कि कर्ता को प्राथमिकता दी जाती है वाक्य को बनाने के लिए, अब इसे सीधे भाषा में समझते हैं कि अगर वाक्य कर्ता को रखकर बनाया जाए या कर्ता को लेकर बनाया जाए तो ऐसा ही वाक्य क्या कहलाता है? एक्टिव कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है कि कर्ता को प्राथमिकता दी जाती है वाक्य को बनाने के लिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि भाई ही sings a song। जब मैंने ये सेंटेंस लिखा तो इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने क्या रखा हुआ है बच्चों? ही, मतलब कर्ता को रखा गया, और कर्ता को रखने के बाद बाकी मैंने सेंटेंस की मेकिंग की। अब आप समझिए कि पैसिव क्या होता है। जब आप पैसिव समझेंगे, अगर हम पैसिव वॉइस को समझें तो यहां पर यह दिया गया कि कर्म को प्राथमिकता दी जाती है वाक्य को बनाने के लिए। प्राथमिकता, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी। अगर हम किसको दें? कर्म को दें। तो कर्म क्या होता है? कर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को रखकर अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? पैसिव बनेगा। और अगर मैं सब्जेक्ट को रखकर अगर सेंटेंस बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा? एक्टिव बनेगा। तो भाई अब ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा कहां से? हमें ऑब्जेक्ट मिलता है एक्टिव के सेंटेंस में। एक्टिव में दो चीजें होती हैं, एक कर्ता होता है जो ही है, और यहां पर एक कर्म है जिसे हम कहते हैं अ सॉन्ग। सॉन्ग क्या है? एक कर्म है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं।
अगर मैं आ सॉन्ग को रखकर सेंटेंस को बनाऊं तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव। तो अगर इसका पैसिव बनाया जाए तो कुछ इस तरह होगा, अ सॉन्ग इज sung by him, गाना उसके द्वारा गाया जाता है। तो अगर आप यहां पर समझें कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि कर्ता को रखकर सेंटेंस बनाए तो एक्टिव है, और अगर कर्म को लेकर अगर सेंटेंस बनाते हैं तो वो पैसिव बन जाता है। तो ये एक्टिव और पैसिव को समझाने का एक तरीका आपको मैंने दिया। अब भाई हमें ना एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो भाई सबसे पहले है ना हमें कुछ चीजें को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई अगर एक एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टेंस आपने नहीं पढ़ा है तो टेंस को पढ़ना, आप पढ़कर ही आप पैसिव कर पाएंगे। तो एक चीज आपको ये समझना होगा कि भाई टेंस एक्टिव वॉइस और नरेशन के लिए बहुत ही खास है। तो आप यहां पर समझते हैं कि एक्टिव कितने होते हैं। तो एक्टिव वॉइस की अगर हम टोटल संख्या अगर निकालेंगे तो ये टेंस से जुड़ी है। जैसे मैंने कहा टेंसेस की टोटल संख्या कितनी होती है बच्चों, 12 होती है। 12 क्या होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। तो 12 टेंसेस हुए, इसका मतलब है 12 क्या हुए बच्चों, एक्टिव हुए। क्योंकि आपको यह समझना, जैसे मैंने बोला था कि एक्टिव में हम कर्ता को लेकर सेंटेंस बनाते हैं। तो जब हम टेंस पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। उन सभी टेंसेस में एक चीज कॉमन थी कि उनमें सभी वाक्य जो स्टार्ट होते थे वो कर्ता से होते हैं। इसका मतलब है कि 12 टेंसेस हुए तो 12 एक्टिव भी हुए। अब पैसिव कितने के बनते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो 12 टेंसेस में से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस के ही बनाए जाते हैं। पैसिव वॉइस कितने बनते बच्चों, 12 एक्टिव हुए तो पैसिव कितने बनेंगे, पैसिव केवल 8 टेंसेस के ही बनाए जाते हैं। इसका मतलब यह रहा कि 4 ऐसे टेंसेस होते हैं जिनके हम वॉइस नहीं बनाते, मतलब नो पैसिव फॉर्मेशन। 4 ऐसे टेंसेस होते हैं जिनके हम पैसिव नहीं बनाते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि हम उनके पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब ये समझिए कि भाई ऐसे 4 टेंसेस कौन से हैं जिनके हम पैसिव नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पहला टेंस होता है जिसका पैसिव नहीं बनता है, उसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा टेंस अगर देखा जाए तो इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बच्चों नहीं बनाया जाता। तीसरा जो टेंस है उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव नहीं बनाया जाता। और चौथा जो है उसे हम नाम से जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टेंसेस को आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर अगर हमें ये देता है, इनमें से कोई अगर टेंस आता है और उसमें अगर पैसिव बोलता है कि दिए गए वाक्यों में से इसका पैसिव कौन सा है, तो अगर आप देखें कि अगर वो एक्टिव है फ्यूचर कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो ये ध्यान रखना है वहां पर आपको क्या बोलना है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। नन ऑफ दीज आपको ऑप्शन में टिक कर देनी है। क्यों कर देनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इन टेंसेस के पैसिव नहीं बनाए जाते। तो अभी हमने बच्चों ये सीखा कि ऐसे कौन से टेंसेस थे जिनके पैसिव नहीं बनते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि ऐसे कौन से टेंस हैं जिनके पैसिव बनाए जाते हैं, इसका भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो भाई अब बचते हैं 8 टेंसेस जिसको हम क्या करेंगे, उनके रूल्स को समझेंगे। तो भाई पहला टेंस है जिसका पैसिव बनता है वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल या हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम
पहचानेंगे कैसे, और जब उसका पैसिव बनाया जाएगा तो उसका रूल क्या होगा, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो प्रेजेंट सिंपल को पहचानने का तरीका बच्चों बहुत ही सिंपल है। उसमें हमेशा हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं, वर्ब का फॉर्म फर्स्ट हम लेते हैं, या तो उसमें है ना वर्ब फिफ्थ का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब फिफ्थ का मतलब क्या रहा बच्चों, कि उसमें कहीं ना कहीं एस जुड़ा रहेगा, आईएस जुड़ा रहेगा, या ईएस जुड़ा रहता है। तो प्रेजेंट सिंपल को पहचानने का तरीका क्या रहेगा बच्चों, कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ इस्तेमाल की जाती है। अब मान लीजिए अगर मुझे इसे चेंज करना है पैसिव, तो इसका रूल हमें समझना होगा। तो इसका रूल आप समझिए कि पैसिव में सबसे पहले क्या रखा जाता है बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है ना। अब ऑब्जेक्ट हमने रख दिया तो ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से हमें ऑक्सिलरी वर्ब लेनी होगी। तो भाई यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमें लेना होगा इज एम आर, है ना। इज एम आर ले लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का फॉर्म क्या लेना है बच्चों, थर्ड लेना है। पैसिव में हमेशा वर्ब की फॉर्म थर्ड इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आपको बाय लेना है और अंत कर देना है जाके सब्जेक्ट में। तो ये बन जाता है प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस। हमें इस तरीके से इसका पैसिव बनाना होगा। तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव इस तरह बना। दूसरा जो टेंस है उसका नाम है बच्चों पास्ट सिंपल। अब मान लीजिए पास्ट सिंपल को अगर हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचाने, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल में वर्ब जो इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है बच्चों, सेकंड होती है। आप उसे कैसे पहचानेंगे, अगर किसी एक्टिव में वर्ब का फॉर्म सेकंड है तो ये समझ जाइएगा कि वो पास्ट सिंपल है। अब इसका अगर आपको पैसिव करना है तो क्या करेंगे, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या रखना है बच्चों, ऑब्जेक्ट रखना है। फिर ऑब्जेक्ट कैसा है ये भी पता करिए, सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो हमें वॉज लेना है, और अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहा तो हमें वर्ड लेना है। वॉज एंड वो के बाद हमें वर्ब का फॉर्म थर्ड लेना है, फिर बाय लगा के सेंटेंस को खत्म कर देना है सब्जेक्ट पे, और ये बन गया इसका पैसिव रूल। ठीक, तो ये पास्ट सिंपल का पैसिव बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए अगर मुझे तीसरा टेंस जो है जिसका पैसिव बनाया जाता है वो कौन सा है बच्चों, वो है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल की पहचान भी आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर सिंपल में हम क्या करते हैं, विल एंड शैल लेते हैं, और विल एंड शैल के साथ वर्ब को जब हम ऐड करेंगे तो वो कौन से फॉर्म में होगी, फर्स्ट में। तो अगर आपको ऐसा एक्टिव मिले जिसमें विल शैल और उसके साथ वर्ब का फॉर्म फर्स्ट है, तो जब उसका पैसिव करेंगे तो उसका पैसिव रूल होगा, ऑब्जेक्ट लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट आई और वी हो तो ध्यान रखिए आपको शैल लेना है, और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लेना है बच्चों, विल लेना है। हमें सेम हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमें एक यहां पर बदलाव करना हो, शैल और विल के बाद हमें बी ऐड करना है, और जैसे बी ऐड हो गया तो अब हम क्या करेंगे, वर्ब का फॉर्म थर्ड करेंगे, बाय लगाएंगे, और सेंटेंस को हम खत्म कर देंगे सब्जेक्ट पर, और ये बन गया इसका पैसिव रूल, है ना। तो बस यही ध्यान रखने, जितने भी आप पैसिव रूल याद रखेंगे उतना ही आपको एक्टिव का पैसिव करने में आसानी होगी। अब मान लीजिए तीन टेंसेस हो गए हमारे, पास्ट सिंपल हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया, फ्यूचर सिंपल। अब टेंसेस में कौन आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनेगा ये आपको समझना होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पहचाने कैसे। तो पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इज एम आर, है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होती है या प्रयोग की जाती है, और इनके साथ हमें वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। तो आपको अगर ऐसा एक्टिव मिलता है जिसमें इज एम आर के साथ आईएनजी लगा है तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका रूल कैसे रहेगा, चलिए देखते हैं बच्चों। तो जैसे मैंने कहा कि पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट की संख्या डिसाइड कीजिए, सिंगुलर है या प्लूरल है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो सिंगुलर में इज लगाना है, आई के आने पर एम लगाना है, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर लगा देना है। अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमारे एक्टिव में मौजूद है, तो हम इसका पैसिव जब चेंज करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उसमें ऐड करेंगे क्या, बीइंग। जैसे बीइंग आप लगा देंगे
तो रिक्वायरमेंट अब जो बनती है वो हो जाती वर्ब थर्ड की। फिर बच्चों क्या करना है, बाय लेना है और सेंटेंस को खत्म कर देना है कहां पर जाके, सब्जेक्ट में। तो ये बन गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर। चलिए अब नेक्स्ट टेंस समझते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टेंस है उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव रूल कैसा होगा उसे चेक करते हैं। तो वही पास्ट कंटिन्यूअस में हम लेते हैं वॉज एंड वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और इसके साथ हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी कहते हैं। तो भाई ये पहचान बन जाती एक्टिव की। अब मान लीजिए हमें इसे चेंज करना है पैसिव में, तो रूल हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें क्या लेना है बच्चों, पैसिव में ऑब्जेक्ट को रखना हो। हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से हमें ऑक्सिलरी वर्ब लेनी है जो है वॉज और वर। इसके बाद इसे पैसिव टच देना है तो हमें क्या करना होगा, बीइंग लगाना होगा, और बीइंग जैसी लगा तो हमें वर्ब का फॉर्म थर्ड प्लस बाय और सेंटेंस को खत्म कर देना है सब्जेक्ट पे। तो देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव रूल हमारा तैयार हो गया। जितनी भी कंटिन्यूअस है उसमें आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें वही लेनी है, लेकिन इसमें जो इसे पैसिव टच देगा, जो इसे पैसिव बनाएगा वो होता है बीइंग। तो बीइंग को आपको ध्यान में रखना है। तो भाई ये हो गए हमारे टोटल 5 टेंसेस जिनको हमें पैसिव रूल हमने उसके समझे। अब 3 रिमेनिंग टेंस है वो भी सीख लेते हैं। तो भाई 6 टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बच्चों पहचान क्या होगी ये हमें देखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। हैज और हैव के साथ वर्ब का फॉर्म क्या होता है बच्चों, थर्ड होता है ना। ये हमने एक एक्टिव रूल हमारा मिल गया। अब मान लीजिए मुझे इसे चेंज करना है पैसिव। तो भाई पैसिव वॉइस में अगर मुझे चेंज करना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है। ऑब्जेक्ट कैसा बच्चों, सिंगुलर है प्लूरल है, उस हिसाब से हमें हैज और हैव का इस्तेमाल करना है। अब इसे पैसिव बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा बच्चों, बीन लेना होगा, और जैसे बीन लग जाता है तो वर्ब का फॉर्म थर्ड होगा, बाय लेंगे और सेंटेंस को खत्म कर देंगे सब्जेक्ट पर। देखिए बन गया पैसिव रूल। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव रूल हमें पता चला। नेक्स्ट टेंस हमारा जो होगा वो है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को अगर हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो भैया हैड लेना है, हैड के साथ वर्ब का फॉर्म क्या इस्तेमाल होता है बच्चों, थर्ड होता है। तो ये एक एक्टिव को पहचानने का तरीका हो गया। अब मान लीजिए इसे चेंज करना है हमें पैसिव वॉइस में, तो हमें बच्चों क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट कैसा है यहां पर, चाहे ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, सभी के लिए आपको हैड लेना है। इसे पैसिव टच देना है तो आपको बीन लेना होगा। बीन के बाद वर्ब का फॉर्म थर्ड लेना है, बाय लेना है और सेंटेंस को खत्म कर देना है सब्जेक्ट पे। तो देखिए ये बन गया हमारा पैसिव रूल पास्ट परफेक्ट का। अब लास्ट टेंस हम देखते हैं जिसे हमें चेंज करना है पैसिव में, जो कौन है बच्चों, वो है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ये हमारा 8वें नंबर का टेंस है। इसे अगर हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे, विल, शैल और इन दोनों के साथ हैव एक कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब। अब भाई विल शैल हैव लग जाने पर वर्ब का फॉर्म क्या होता है, थर्ड होता है। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है ना। अब मान लीजिए मुझे इसे चेंज करना है पैसिव में, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लीजिए है ना, इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो भाई ऑब्जेक्ट कैसा है, अगर ऑब्जेक्ट हो आई और वी के रूप में तो आपको लेना है बच्चों शैल हैव, और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लेना है बच्चों, विल हैव का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमारे एक्टिव में मौजूद है, तो पैसिव आपको बनाना है तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगा देना है बच्चों, बीन लगा देना है। और जब आप बीन लगा देंगे तो वर्ब की रिक्वायरमेंट हो जाती है थर्ड, फिर बाय और सेंटेंस को सब्जेक्ट में जाके खत्म कर देते हैं।
तो ये बन जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव रूल। देखिए बच्चों, किसी भी एक्टिव को अगर आपको पैसिव में चेंज करना है तो भाई रूल होना बहुत जरूरी, रूल का पता होना जरूरी है, टेंस का पता होना जरूरी। जब तक आप टेंस को समझेंगे नहीं शायद आप उसे पैसिव में नहीं बदल पाएंगे। तो टेंसेस का अवेयरनेस होना जरूरी है और उसका रूल कैसे बनता है, उसका पैसिव रूल क्या होता है वो होना जरूरी है। तो अभी तक तो अपन ये समझा कि कितने टेंसेस होते हैं, है ना, कितने टेंसेस का पैसिव बनाया जाता है, ऐसे कौन से टेंसेस जिनके पैसिव नहीं बनाए जाते, ये सब समझ लिया। अब यहां पर हम ट्रिक समझेंगे कि किसी भी एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसे कितनी इजीली हम इसे चेंज कर पाए ताकि सही विकल्प का चयन कर पाए। चलिए तो अब हम समझते हैं ट्रिक्स। तो कुछ चीजें और भी हैं जो हमें यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं फिर ट्रिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि टोटल सब्जेक्ट की संख्या कितनी होती है ना। तो टोटल सब्जेक्ट अगर हम देखें तो टोटल सब्जेक्ट होते हैं 7। कितने होते हैं बच्चों? 7। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, है ना। ये टोटल हो गए हमारे 7 सब्जेक्ट। और अगर नाउन को मिला दिया जाए तो 8 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर नाउन का मतलब है नेम। अब हमें यह देखना होता है कि जब हम एक एक्टिव की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या रखना होता है? सब्जेक्ट रखना होता है। लेकिन अगर आपने ध्यान किया हो कि जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय लगाने के बाद एक सब्जेक्ट को रखना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट बाय के बाद हमें सब्जेक्ट नहीं रखना होता, बल्कि सब्जेक्ट का हमें उसका ऑब्जेक्टिव केस हमें रखना होता है। क्या रखना होता है बच्चों? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ये भाई एक्टिव को समझने का तरीका रहा। लेकिन जब हम उसे पैसिव में इनको लेके जाएंगे तो वो सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई यहां पर बाय आया है, बाय कौन है? बाय प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है बच्चों? ये प्रीपोजिशन। और जो प्रीपोजिशन है वो कहता है कि जब वो प्रोनाउन आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन जब आया हो तो हमें ऑब्जेक्टिव केस में लेना होता है, इसलिए हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब है आई के आने बाद जब बाय आएगा तो आई किस में बदलेगा? मी में चला जाएगा। अगर वी आता है तो बाय के बाद हम वी का क्या रखेंगे बच्चों? उसे अस करेंगे। यू के आने पर हमें बच्चों उसे यू के रूप में ही रखना है क्योंकि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये सेम होता है। ही के आने पर उसे हिम करेंगे। शी के आने पर बच्चों हर करेंगे। इट के आने पर ध्यान रखिए वो भी इट ही में मौजूद होगा। क्यों होगा? क्योंकि इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। और दे के आने पर उसका ऑब्जेक्टिव केस बच्चों क्या हो जाता है? देम हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। और अगर नाउन आता है तो नाउन को सेम रखिए। और ये आपको यहां पर ये पता चला कि हमेशा जब पैसिव में जब हम सब्जेक्ट को बाय के बाद रखते हैं तो क्या वो सब्जेक्टिव केस होता है? नहीं, बल्कि वो हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो भाई ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं एक एक्टिव को पैसिव करने की ट्रिक को। चलिए तो सबसे पहले ट्रिक हम यहां पर समझेंगे। और जैसे मैंने कहा कि भाई ये ट्रिक्स जब ही काम आएंगी जब आपको पैसिव रूल पता होंगे या आपको है ना टेंस की पहचान होगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पहली ट्रिक क्या कहती है। पहली ट्रिक ये कहती है कि भाई है ना आपको है ना वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। वर्ब बोले तो वर्ब का मतलब है कहीं ना कहीं आपको मुख्य क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। ये जो मुख्य क्रिया होती हैं ये अपने आप को 2 भाग में बांट देती हैं। जो मेन वर्ब होता है बेसिकली ये 2 कॉन्सेप्ट में बढ़ जाता है, 2 भाग में बढ़ता है। एक कहलाता है ट्रांसिटिव वर्ब, एक कहलाता है बच्चों ट्रांसिटिव वर्ब, जिसे आप कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये वर्ब का ही एक फॉर्म है ना। इसी तरह जो मेन वर्ब है दूसरा भाग जो है इसका वो कहलाता है इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब
जिसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो एक जो क्रिया है ना बच्चों, वो हमेशा दो वर्ब फॉर्म में बढ़ जाती है, फॉर्म भी नहीं कह सकते, दो टाइप्स में बढ़ जाती है। एक कहलाती है ट्रांसिटिव और एक कहलाती है इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव को हम सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो पैसिव बनाया जाता है वो केवल ट्रांसिटिव वर्ब का बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पैसिव जो चेंज होगा, जो पैसिव बनेगा, वो केवल ट्रांसिटिव वर्ब का ही बनाया जाता है। लेकिन इंट्रांसिटिव जब आपको वर्ब मिलता है तो ध्यान रखिए उसका पैसिव नहीं बनाया जाता। नो पैसिव वॉइस। किसका? इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो आपको एक समझ मिल गई कि ट्रांसिटिव वर्ब आएगा तभी हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे, इंट्रांसिटिव आएगा तो उसका पैसिव नहीं होगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भाई हम ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब को पहचाने कैसे। अगर आप ये पहचान लेंगे तो आप पैसिव कर पाएंगे। चलिए तो ट्रांसिटिव को पहले समझते हैं। अगर आपको ट्रांसिटिव वर्ब समझना है तो बच्चों आपको है ना ध्यान क्या रखना है, आप किसी भी जब आपको वाक्य मिलता है तो आप वाक्य से सवाल करना है। या ट्रांसिटिव वर्ब को पहले पहले समझ लेते हैं। जब हम सकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो सकर्मक क्रिया हमें यह नॉलेज देती है कि ऐसा वाक्य जिसमें आपको कौन का उत्तर मिल जाए और क्या, ऐसी क्रिया जो आपको दो बातों का जवाब दे, वो क्या कहलाती है? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है या सकर्मक क्रिया कहलाती है। जब आप उससे पूछेंगे कौन तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप उससे पूछेंगे क्या तो आपका वो आंसर दे दे तो समझ जाना कि वो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। तो इसे इजीली समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ऐसा वाक्य जिसमें कौन और क्या मौजूद हो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाता हूं। एक एक्टिव हमने यहां पर लिखा और ये एक्टिव रहा, जैसे मैंने बोला ही राइट्स अ लेटर। अब आपको क्या करना है, इस एक्टिव से आपको सवाल करना है या आपको पहचान करनी है। अब यहां पर आप सवाल कीजिएगा, बोलिए कौन, तो आपको आंसर मिलेगा वह, ही। बोले क्या, तो क्या के रूप में यहां पर क्या है? लेटर, है ना। मैंने क्या बोला? ऐसी क्रिया जिसमें कौन और क्या मिल जाए वो एक ट्रांसिटिव वर्ब है। तो यहां पर कौन और क्या मिल गया। मैंने सवाल पूछा एक एक्टिव से, मैंने बोला कौन, बोले ही, बोले क्या, बोले लेटर, है ना। अब ये एक ट्रांसिटिव है, इसका पैसिव हो जाएगा। तो जब हम इसे पैसिव करेंगे तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना था? सबसे पहले आपको टेंस का अनुभव आपको पता होना चाहिए कि ये एक्टिव किस टेंस का है। जैसे यहां पर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आपको रखना है इज एम आर। फिर वर्ब की फॉर्म क्या करना है? थर्ड करना है, फिर बाय लगाना है और सेंटेंस सब्जेक्ट पे जाके खत्म कर देना है। तो देखिए मैंने लेटर लिया, लेटर कैसा बच्चों? सिंगुलर है, तो इसके लिए मैंने क्या लगाया? इज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटर्न होती है, तो हमने रिटर्न लिख दिया। फिर हम लेंगे बाय। बाय क्योंकि एक प्रपोजिशन है, तो जब ही इधर जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो हिम हो गया। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, इसका मतलब है वह पत्र लिखता है। अब पैसिव में उसका अर्थ क्या हुआ? पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इंट्रांसिटिव की। जब हम इंट्रांसिटिव को समझें तो हम कैसे समझें उसे, कैसे पता लगे कि वो इंट्रांसिटिव है? तो इसकी भी पहचान है, इंट्रांसिटिव वर्ब जिसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब भाई अकर्मक क्रिया को पहचानना है तो हम कैसे समझें? यहां पर ऐसी क्रिया जो आपको कौन का उत्तर दे, लेकिन बस यहां पर क्या होगा? ऐसा क्रिया जहां पर कौन और
कहां का उत्तर मिले, ऐसी क्रिया जहां आपको कौन का उत्तर मिले और कहां का उत्तर मिले, ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब आप समझिएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये कह के रखा है कि इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जाता। अब नहीं बनाया जाता तो क्यों नहीं बनाया जाता, चलिए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा एक एक्टिव, शी goes to the school। अब अगर आप यहां पर देखें, आप इस वाक्य से सवाल कीजिए। जब आप इससे सवाल करेंगे, बोले कौन कौन जाता है, तो आप कहेंगे भैया शी जाती है। बोले कहां जाती है, बोले स्कूल जाती है। अब आपको आंसर मिल गया। तो ऐसी क्रिया जहां कौन और कहां पाया जाएगा, ऐसी एक्टिव वॉइस का पैसिव नहीं होगा। आप करके देखो, जैसे जैसे अगर मैं बोलूंगा द स्कूल इज गॉन बाय हर, आपने तो पैसिव बना दिया, लेकिन इसका पैसिव तो बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, अरे भाई कौन जाता है स्कूल, आपने अर्थ बदल दिया, वह स्कूल जाती है ना। अब आपने क्या लिखा, स्कूल उसके द्वारा जाया जाता है। अरे स्कूल कोई है ना इमूवेबल चीज है, इनको हम चलित में नहीं कर सकते, इनको लेके जाया नहीं जा सकता, फिक्स्ड है तो ये कहीं नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि ऐसी क्रिया का हम पैसिव नहीं बनाते हैं। तो आपको इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब में फर्क पता चल गया होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसमें कौन और क्या होता है। और हमेशा जो पैसिव बनाया जाता है वो क्या से बनाया जाता है, कहां से नहीं बनाया जाता। कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूं और समझिएगा। जैसे मैंने यहां पर एक एक्टिव और दिया, शी स्विम्स इन द रिवर। दूसरा एक्टिव, they played a game, they played a game। अब आपको यहां पर यह सोचना है कि इनमें से किसका पैसिव होगा, है ना, और किसका नहीं होगा। तो पहले इन्हें से सवाल कीजिए, है ना। जैसे मैंने आपसे कहा था, कोई भी एक्टिव जब मिले तो आप उससे सवाल कीजिए। चलिए पहले एक्टिव को देखते हैं। बोले कौन तैरता है, बोले शी तैरता है। कहां तैरता है, बोले नदी में तैरता है। तो नदी कहां आ गया, अब कहां मिला, इसका मतलब आपके दिमाग में सीधे ये अटैक हो गया कि भाई मुझे इसका पैसिव नहीं बनाना है, क्योंकि जिस एक्टिव में कर्म कहां होगा उसका पैसिव नहीं होगा। केवल ऐसे ही एक्टिव का पैसिव होगा जिसमें कर्म क्या के रूप में होगा। दे प्लेड अ गेम, बोले कौन खेलता है, बोले वे खेलते हैं। बोले क्या खेलते हैं, बोले गेम खेलते हैं। तो क्या के रूप में गेम आया। अब जब मैं इसे करूंगा तो द गेम, टेंस कौन सा है बच्चों, पास्ट सिंपल है। गेम की संख्या सिंगुलर है तो हमने यहां पर क्या लगाया, द गेम वॉज, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती, प्लेड बाय देम। ये देखिए पैसिव हो गया। तो इस ट्रिक का आपको है ना मैक्सिमम आपको उपयोग करना है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक्टिव के जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस केवल ऐसे ही एक्टिव के बनेगा जो ट्रांसिटिव होगा। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो उसी का ही पैसिव बनाया जाता है, और जहां कहां होता है उसका पैसिव नहीं बनाया जाता। ये रही हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट। अब ट्रिक नंबर 2 समझते हैं। ट्रिक नंबर 2 जो है, इन दिए गए शब्द को समझिए। जैसे मैंने लिखा नो वन, या मैंने लिखा नो बडी, या मैंने बोला नथिंग। अब ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, एक्चुअली ये जो है इन्हें कहा जाता है नेगेटिव वर्ड्स। क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें नेगेटिव वर्ड्स के रूप में जाना जाता है।
अब नेगेटिव वर्ड्स का मतलब क्या है? नेगेटिव वर्ड्स का मतलब है कि इन तीनों शब्दों में नॉट क्या है? शामिल है। अब नॉट अगर शामिल है तो आपको यह ध्यान रखना है कि इनका जब ये आए तो पैसिव हमेशा नेगेटिव में बने। अब क्यों बने नेगेटिव में? क्यों आएगा? क्योंकि इसमें नॉट शामिल है। भाई एक्टिव जब इनके द्वारा लिखा जाता है तो आपको ये लगता है कि वो सब्जेक्ट के रूप में आए हैं, बल्कि वो सब्जेक्ट नहीं होते, बल्कि वो एक नॉट के रूप में मौजूद होते हैं। और जब वो नॉट के रूप में मौजूद होते हैं तो आपको ये याद रखना है कि अगर एक्टिव होता है पॉजिटिव तो पैसिव पॉजिटिव होगा, अगर एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव नेगेटिव होगा। तो इनके आने से क्या पता चला? एक्टिव कैसा है? नेगेटिव है, तो पैसिव किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। चलिए मैं आपको एक करके बताता हूं। एक्टिव वॉइस है, नो वन हैज क्लाइंब्ड दिस माउंटेन बिफोर। अभी हमें एक एक्टिव मिल गया। अब भाई नो वन लिखा है, आपको अधिकतर है ना बच्चों को यही कंफ्यूजन है कि वो इनको सब्जेक्ट मान लेते हैं। ये सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये नॉट का एक रूप है। और जब आप इनका पैसिव बनाएं तो पैसिव पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में होना चाहिए। तो अब मैं इसे कर रहा हूं, तो जब मैंने इसे पैसिव में चेंज किया तो यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में कौन बैठा है बच्चों? दिस माउंटेन। तो मैंने लिखा दिस माउंटेन। अब भाई टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, तो दिस माउंटेन के साथ हैज ही इस्तेमाल होगा, है ना। अब क्योंकि नो वन है, नेगेटिव में बनाना है, तो नेगेटिव आप क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। दिस माउंटेन हैज नॉट, फिर बीन, क्लाइंब की थर्ड फॉर्म क्लाइंब्ड बिफोर, और ये लीजिए पैसिव हो गया। तो इन दिए गए शब्दों का आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब इनसे सेंटेंस आए तो ये एक नॉट है, और इनका जब आप पैसिव बनाएंगे तो नेगेटिव में ही बनाएं। अब आती है ट्रिक नंबर 3, और ये हमारी लास्ट ट्रिक कहलाएगी, इस पर आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक नंबर 3 जो है वो हमसे क्या कहती है? देखिए, एक सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है। जब एक सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं ना बच्चों, देखिए सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हो सकता है यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो सकता है यहां हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी आए, है ना। और सेंटेंस को हम कहां खत्म कर देते हैं? ऑब्जेक्ट में। ठीक, ये हमने ऑब्जेक्ट में खत्म कर दिया। लेकिन बच्चों, इनके अलावा सेंटेंस में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट के पहले अगर कोई चीज लगी हो तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स के नाम से जानते। ध्यान में रखिएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स की पहचान क्या होती है? कॉमा पे खत्म हो जाते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के पहले अगर कोई शब्द जुड़े हों तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। चलिए, इसी तरह ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई चीज जुड़ी हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कोई शब्द जुड़ा हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है? जब एक एक्टिव आपको ऐसा मिले जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स भी आया हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड को मत छेड़िएगा, उसे एज इट इज लिखना है। इसी तरह जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हमें सेम रखना है। उसे है ना आपको कुछ चेंज नहीं करना, वो जहां पड़ा है उसे वहीं पर रहने दीजिए। अगर आपने है ना उसको छेड़ा या आपने उसको बदला तो सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको एज इट इज ही रखना है जब आप एक एक्टिव का पैसिव करें। अब चलिए मैं इसे आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाता हूं। एक एक्टिव मैंने यहां पर लिखा, एक्टिव है एवरी ईयर
comma, the Prime Minister addresses the whole nation, on 15th of August। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई आपको है ना, अगर वाक्य में कॉम्प्लीमेंट्री या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिले तो उसे आपको क्या नहीं करना, उनको आपको कुछ नहीं करना, वो जहां उन्हें एज इट। तो पहचाने कैसे, जैसे मैंने कहा था सब्जेक्ट के पहले कॉम्प्लीमेंट, कोई वर्ड्स अगर आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। उसकी पहचान क्या होती है, वो कॉमा पे लगा होता है। देखिए एवरी ईयर कॉमा पे लगा हुआ, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स था। अब इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई चीज लगी हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए होल नेशन हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑन 15th ऑफ अगस्त, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो जब आप इसका पैसिव करेंगे तो इन्हें एज इट इज रखिएगा। चलिए अब मैं करता हूं, तो अब मैं इसका पैसिव करने गया तो एवरी ईयर को हमें नहीं छेड़ना, तो एवरी ईयर जहां था उसे हमने वहीं रहने दिया, एवरी ईयर वहीं रखा। फिर हमें पैसिव लिखना है ऑब्जेक्ट से, तो होल नेशन लिखा। तो होल नेशन ऐसे अकेले नहीं लिखते, इसके साथ हमें दा लगाना होता है ना, शायद मैंने यहां पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमने लिखा द होल नेशन, नेशन एक है, टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो हमने इज लगाया। एड्रेस की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, एड्रेस्ड होती है, किसके द्वारा, बाय दी पीएम। और फिर मैंने जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसे एज इट इज रखा, ऑन 15th ऑफ अगस्त। कह लीजिए हो गया। ध्यान रखिएगा कि भाई जो एक्टिव में जो उसका अर्थ बन रहा है, पैसिव में वो अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर आपने अर्थ बदल दिया मतलब वो पैसिव खराब हो गया। तो आपको जैसा एक्टिव में अर्थ रहा वैसा ही आपको पैसिव में उसका अर्थ मौजूद रखना है। जैसे मैंने बोला हर साल प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित करते हैं 15 अगस्त के दिन। तो जब मैंने पैसिव बनाया तो हर साल पूरा देश प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाता है 15 अगस्त के दिन। देखिए अर्थ बदला क्या, नहीं बदला। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है जब एक एक्टिव का आप पैसिव करें। और अगर आप इन ट्रिक्स की मदद से अगर आप इन्हें बार बार करें, इनमें प्रैक्टिस करें, तो आप इनमें अच्छे खासे, अब जब अनुभव आपको मिल जाएगा तो आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हैं और सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यही चैप्टर आप यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई। चलिए, थैंक यू।